कि वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द है। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारा डिफेंस पैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की तारीख में पहली खातून जनरल जो सूजन है, उनको जुलाई में आर्मी चीफ तैनात किया जा रहा है। अरामको जो है वो अपना गवादर के अंदर एक रिफाइनरी लगाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मज की बंदिश के बाद ये बेनिफिट करेगा सऊदी अरब को। जो मुल्क दिफाई एतबार से मजबूत है वो ही इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। ये बात एब्सोल्यूट क्लियर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, पोस्ट इस्लामाबाद टॉक के बाद आर्मी मंजरनामे में जो डेवलपमेंट हो रही हैं काफी तेजी से, वो हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं जिसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, जिसमें वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब भी है। इसके अलावा दिफाई और फाइनेंशियल पैक्ट्स भी हैं। इनकी क्या इनसाइट्स हैं, इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़िया हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन के बाद सोए, फिर ऐसे सोए कि कहते हैं कि दुनिया की खबर ना रही। सोया फिर मैं रात को। अच्छा, मैं पहले यानी बिलीव मी नॉट के शुरू में तो जब मैं लेट रहा था मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और कोशिश करता था कि सो जो मोबाइल मैंने बहुत दूर अपने से ले गया था। मोबाइल में कहीं और जगह रख कर लॉक करके मैं आया। हाँ, फोन बंद नहीं किया, साइलेंट मोड पर डाल के कर दिया। तो ये है कि बच्चे आज उठे, कोई अल्लाह माफी दे नमाज के लिए भी नहीं उठा, फजर की सोया रह गया। और बच्चे उठे, बच्चे स्कूल चले गए। फिर एकदम मुझे ऐसे लगा कि मेरी आंख बंद हुई है और आंख खुली है। तो मेरी मिसेस कह रही थी कि 12:30 होंगे दिन के, उठ जाओ। अच्छा, ये अरसे बाद हुआ मेरे साथ। अरसे बाद, हाँ, एक अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान में इतना हेक्टिक वीकेंड आया ना हम सहाफियों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि हम बात तो करेंगे कि अभी आलमी मंजरनामे में पोस्ट इस्लामाबाद टॉक के बाद क्या क्या कुछ हो रहा है, उस पर तो हम मैं अभी आलमी मंजरनामे की सबसे बड़ी खबर देना हूँ। देखें जी, ऑस्ट्रेलिया की तारीख में पहली खातून जनरल जो सूजन है, उनको जुलाई में आर्मी चीफ तैनात किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, इससे पहले मैंने नहीं सुना कि आर्मी चीफ को खातून हुई हो अपनी याद में। शायद किसी मुल्क में ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख है, मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में ये शायद कोई गुजरी हो, कोई जनरल खातून आर्मी चीफ बनी हो। लेकिन ये एक कहते हैं ना कि एक वो चीज है जो कि पहली मर्तबा होती हुई देख रही है। जज तो बनी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर बार के मुल्क में पहले तो यहाँ पर भी है। इस्लामिक वर्ल्ड की पहली जो खातून प्राइम मिनिस्टर बनी है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नई तारीख रकम होती है और खवातीन भी अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर या दुनिया के अंदर जो है वो दे रही है। नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसा लगता है कि 2025 से क्या ही निकले कि दुनिया ही बदल गई। तो अभी जो पोस्ट इस्लामाबाद टॉक्स है उस पर तो मैं आपका एनालिसिस लूंगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द है। अच्छा, जिस दिन मेरी बहन है आसमा शराजी साहिबा ने ट्वीट किया था कि मतलब हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सऊदी, तो मैंने उसी टाइम चेक किया था सऊदी साइड से, क्योंकि पाकिस्तानी साइड डिनाई कर रही थी। तो जब मैंने सऊदी साइड से चेक किया तो वहां से भी ये बात कंफर्म हुई कि उनका विजिट एक्सपेक्टेड है और सून है, बट ये अर्जेंट नहीं है। यानी इस टाइम के ऊपर डेफिनेटली पोस्ट दीज इस्लामाबाद टॉक्स होगा। लेकिन जल्दी सलमान ने उनको इनवाइट किया ना? जी, जल्दी होगा। तो ये कंफर्मेशन मुझे सऊदी साइड से भी मिल गई थी। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारा डिफेंस पैक्ट है और उस हवाले से अभी भी मजीद जो कोऑपरेशन है बिटवीन 2 कंट्रीज उसको एक्सटेंड किया गया है। $5 बिलियन जो है वो सऊदीज का पहले ही पाकिस्तान के पास जो है वो डिपॉजिट की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान की ये दरख्वास्त थी उनसे, जो हमने ये 8th टाइम रिक्वेस्ट की थी कि हमने कहा कि जो ये $5 बिलियन के जो पैसे डिपॉजिट पड़े हुए हैं इसको लॉन्ग टर्म कर दें। वो लॉन्ग टर्म अप टू 10 इयर्स का करते हैं इसको। उस पे आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। एक स्टेबिलिटी आती है कि वो आपने वापस नहीं करने, एक उसको रोल ओवर नहीं करना 10 साल के लिए। फिर आपके जो ऑलरेडी जो मौजूद है मजीद वो डिपॉजिट्स दे रहे हैं हमें। इसके अलावा जो $1.2 बिलियन का पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो है वो एक डेफर्ड पेमेंट के ऊपर 1 ईयर की हमें पास एक क्रेडिट लाइन मौजूद है ऑयल की, पेट्रोल जो है ना ऑयल की। वो ऑयल जो है जो हम यानी आज लेते हैं और 1 साल के अंदर हमने उसकी पेमेंट करनी होती है 1.2 बिलियन। ये बहुत बड़ी क्रेडिट लाइन है। तो ये भी सऊदीज ने हमें दी हुई है। हमने कहा जी इसको भी जो है वो बढ़ा दी जाए, तो मोस्ट लाइकली ये भी बढ़ जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि वो अरामको जो है वो अपना गवादर के अंदर एक रिफाइनरी लगाएगा।
वो रिफाइनरी जो है वो पाकिस्तान में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चीजें मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बिजनेस आएगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा, लेकिन इसका फायदा सऊदीया को भी है, क्योंकि सऊदीया के पास एक और पॉइंट होगा जहां से वो सेल कर सकते हैं, वहां से वो सप्लाईज कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस की बंदिश के बाद ये बेनिफिट करेगा सऊदी अरब को और पाकिस्तान को। तो यकीनी तौर पर कि हमारे जो ताल्लुक है एक दूसरे के साथ वो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के साथ हमेशा जो है एक अच्छा रवैया रखा सऊदीज ने। बहुत कम पाकिस्तान को एक आध वक्त आया था ऐसा जब पाकिस्तान की और सऊदीया के ताल्लुकात में कुछ थोड़ी सी जो है वो ऊंच नीच आई थी, लेकिन हमेशा हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, और सऊदी अरब ने हमेशा भाई जैसे जो है वो मुल्क होने का सबूत दिया है। अच्छा हसन, जब मुज़ाकरात हो रहे थे और इस एट दैट टाइम जाहिर सी बात है बहुत से ममालिकों की नजरें पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद पर थी, तो ये खबरें भी बीच में आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने दफाई मुआहदे के तहत उसका फौजी दस्ता और तैयारे जो हैं वो वहाँ लैंड कर गए हैं, और इसके अलावा ये भी खबरें आ रही थी कि कतर भी के साथ भी हमारा इसी नौयत को कोई मुआहदा होने जा रहा है। इस तरह की कोई खबरें आपके पास हैं, क्या सच्चाई है? कतर के साथ हमारी बातचीत हुई है, ये बात दुरुस्त है। ओके, ये कंफर्मेशन मेरे पास मौजूद है इस हवाले से। अच्छा, ठीक है। और ये आज की नहीं है, ये सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के बाद जो उस टाइम से ये काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, और इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस हुई भी है। एक बात हो, तो जो अभी आपने तकरीबन $5 बिलियन देने हैं डिपॉजिट्स जो आपके पास मौजूद हैं, आप वहां से जो पे बैक करेंगे, उसमें कतर इज मोस्ट लाइकली टू बी आल्सो टेकिंग पार्ट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिटिंग सम अमाउंट इन पाकिस्तान। समझा की बात? तो थोड़े को बहुत समझे, इस तार को खुला क्या कहते हैं, मुकम्मल खत समझे, क्या कहते हैं जी वो, ऐसा को है ना, तार को थोड़े को बहुत समझे, इस तार को मुफस्सिल खत समझे। ओके, तो ये इसको ये समझ लें, एक चीज तो ये होगी। ओके, दूसरी बात, अगर आप जो कह रही हैं कि डिफेंस पैक्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत और हकीकत है। स्पेशली जो अभी एपिसोड हुआ है, ये जो अमेरिका की जो मुसल्लत शुदा जंग है ईरान के ऊपर, या इजराइल की मुसल्लत शुदा जंग है जो ईरान के ऊपर, उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जो मुल्क दफाई एतबार से मजबूत है वो ही इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। ये बात एब्सोल्यूट क्लियर हो चुकी है। तो फिर पाकिस्तान तो दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। बिल्कुल। हालांकि हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें जो अनकन्वेंशनल चीज है वो हम उसमें नहीं आ रहे। हमारे न्यूक्लियस सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए, ये बात याद रखिएगा। ओके। बट पाकिस्तान की हैसियत तो है, पाकिस्तान का तो एक मामला है, और जब वॉर्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो फिर वो एक्सटेंड होती हैं। फिर वो कई मुल्क ऐसे होते हैं जो कि बराह रास्त शराकतदार नहीं होते, फिर वो हो जाते हैं। तो इस चीज को कीपिंग इन अ व्यू, तो फिर ये ममालिक भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो यूरोपियन जो इस वक्त डिफेंस प्रोडक्शन है, उसके ऊपर हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई है चाइनीज की जो डिफेंस प्रोडक्शन है। तो उसके बाद उसकी मांग भी बढ़ गई, और कुछ चाइनीज को चीजों को हम खुद असेंबल कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान भी उससे जो है वो मुस्तफीद हो रहा है। शुक्र है हमने ये एग्रीमेंट कर लिया था उस वक्त, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो आई बिलीव कि दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो कि फाइटर जेट्स खुद बनाती है। ठीक है। अच्छा हसन, अब इस पे आ जाते हैं। पोस्ट इस्लामाबाद टॉक्स के बाद जब ये मामला जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड तक ना पहुंच सका, तो बहुत सारे तज्जियाकार दुनिया भर में ये तज्जिया करते कि 50 साला ये मसला है, एक नशिस्त में इसका होना मुमकिन भी नहीं था। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि चीजें क्यों नहीं हो पाई या क्यों रह गई, और दूसरा इसका अहम इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या अगला एपिसोड इसका होगा, जंग बंदी रहेगी? क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो नाकाबंदी और ईरान की और कुछ महदूद फौजी कार्रवाइयों की खबरें भी आ रही हैं अमेरिका से। देखें, सीज फायर के बाद ना दोबारा यानी वॉर जो है उसके स्टार्ट होने के इम्कानात होते हैं टोटल 12%। ठीक है। 88% जो इसके जो चांसेस हैं कि वो अब ये लॉन्ग टर्म जो है वो सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर होगा, ओके। तो आप इसको अगर रेशियो देखें तो 88 वर्सेस 12, तो आप क्यों चाहती हैं कि मैं कहूं कि 12%, क्योंकि ट्रम्प ने ये कह दिया तो वो 12% ज्यादा इन्वोक होगा और जनाब जंग होगी। मुझे नहीं लगता अब दोबारा जंग होगी। ठीक है। मुझे बड़ी क्लैरिटी है इस हवाले से, कोई जंग नहीं है, जंग इंशाल्लाह खत्म हो चुकी है। और इस वक्त खासी यानी जो देखें, जो मुमालिक
47 ईयर्स से या 49 ईयर्स से एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत नहीं कर रहे थे, वो फेस टू फेस उन्होंने बात की है और बहुत सी ऐसी जो कि एम्बिग्युइटीज थी वो क्लियर भी हुई हैं, बहुत सी चीजों के ऊपर कंसेंसस हुआ है, बहुत सी चीजों को डिलिबरेटली इस वक्त भी जो है वो अनाउंस नहीं किया गया, पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही। यहां तक के आप ये समझ लें कि इस्राइल को भी किसी हद तक शटअप कॉल दी गई है। अच्छा जी, कि इस्राइल को भी किसी हद तक शटअप कॉल दी गई है यूएसए की तरफ से। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है अपने इरानियन ब्रदर से, हाँ लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है या कुछ एनीथिंग टू डू विद यूरेनियम, इवन फॉर द सिविल जो है वो पर्पसेस, वो इस वक्त ना अमेरिका और ना ही हमारे खित्ते के कुछ ममालिक जिन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ, लेकिन वो अपनी चाह रहे कि ईरान के पास जो, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से एक्सपेंड किया था इस कॉन्फ्लिक्ट को, देखिए ना बात यह है कि उसमें जो अमेरिकन बेसिस को जो बेसिकली उन्होंने एक्सक्यूज लिया, तो कल ये एक्सक्यूज लेकर तो उनके ऊपर यूरेनियम से यानी आप इनरिचमेंट कर रहे हैं, अगर खुफिया तौर पर बना लें एटम बम तो मार दें उनके ऊपर, तो फिर कौन महफूज रहेगा। तो जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक भी हैं वो भी इस हवाले से जो है ना वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया पब्लिकली, लेकिन वो मतलब खामोशी से कह रहे हैं कि भाई ये काम रहने दें। अच्छा, मामला एटमी उस पे ही हटका हुआ है, सिर्फ ये एक इशू है, कोई स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला कोई बड़ा इशू नहीं है, वो इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। सिर्फ एक इशू है यूरेनियम, और यूरेनियम के ऊपर ही, और ये मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर बोल दिया था और हमारा तकरीबन 3 बजे ये व्लॉग जो अपलोड हो गया था, तो मेरे ख्याल से आई वाज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिसने एग्जैक्टली बता दिया था कि सिर्फ यूरेनियम इशू है। ओके जी, तो ये मैंने ये बात उस टाइम में कर चुका हूं, और यूरेनियम एनरिचमेंट का इशू है, और वो जो उनके पास एनरिच यूरेनियम है उसका डिस्पोजल है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो जेडी वैंस जाते हुए कहा ना कि हमने बता दिया आपको अपनी और हमारी रेड लाइंस हैं, तो वो ये रेड लाइन है, ये एक बात है, ये 1 पॉइंट ऐसा, बाकी चीजें जो है उन पर बात हो सकती है। ठीक है, सैंक्शंस जो है वो लिफ्ट हो रही हैं, गुड, उनके जो एसेट्स फ्रोजन है वो डीफ्रीज हो रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं। अगला दौर होगा मुज़ाकरात का पाकिस्तान में? देखिए, एक गलती टेक्निकल की है हमारे ईरानी भाइयों ने। देखिए, सबको मालूम है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दे वर इन अमेरिकन जो है वो टीम, बट दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इसराइल एंड दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग इसराइल इंटरेस्ट। ये बात है जी, बिल्कुल। तो फिर उनको क्या चाहिए था, अगर उन्होंने जेडी वैंस को वो पकड़ लेते और जेडी वैंस को जो है ना आप यहां से ना इसराइल से दूर ले आते, कोई जेडी वैंस के व्यूज जो है वो बहुत प्रो इसराइल नहीं है, वो उसकी पॉलिसी के जो है वो बाजार मुखालिफ है, तो उनको चाहिए थे ना जेडी वैंस को पकड़ लेते और उसको जनाब जाने ना देते, और उसको कम से कम इतना कुशन दे देते कि वो फिर वहां से भी थोड़ा सा पीछे हट सकता। तो ये कुछ चीजें मैं समझता हूं कि ये रोज रोज वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं वो नहीं आने वाले पाकिस्तान, ये बात याद रखिएगा, और रोज रोज जो है ये टॉक्स भी इस तरीके से नहीं होती। बहरहाल जो उनके टेक्निकल ग्रुप्स हैं वो आपस में बातचीत जारी रखे हुए हैं, और आप इस बात की उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह एक अच्छी खबर दुनिया को सुनने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये जंग स्टार्ट होगी। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है, नेतन्याहू ने तुर्की को भी धमकी दे दी है जंग की, इसको आप कैसे देखते हैं? वो तुर्की की तरफ कभी मुंह नहीं करेगा, ये आपको बता दूं। अच्छा, टर्की की तरफ कभी मुंह नहीं करना इसराइल ने, ये वो टर्की की स्टेटमेंट्स आती हैं और शुरू से आती हैं, ये टर्की का और इसराइल का बड़े अरसे से चल रहा है। टर्की वाले भी जो है ना स्टेटमेंट सख्त देते हैं, गजा का इशू हो दूसरा हो, और इसराइल भी उनके खिलाफ जो है स्टेटमेंट देता है, बट इनका आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।